हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एलिट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची थी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। इससे पहले हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी कॉलिगेटिव। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आपको बता चुकी हैं। ये फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो सेकंड थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो थी वो कौन सी थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताया है। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4th नंबर की ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको शॉर्ट में ओपी कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस के बारे में पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या है, तो चलिए समझते हैं। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर नेट मूवमेंट हो रहा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट हो रहा है थ्रू एसपीएम, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। लोअर कंसंट्रेशन, इसकी डायरेक्शन क्या है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हमने बात करी है डायरेक्शन की। लोअर कंसंट्रेशन मतलब जिसमें कम सॉल्यूट होता है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कम सॉल्यूट है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जब आप बना रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट है तो अमाउंट कम है तो वो लोअर कंसंट्रेशन है, और जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन वाला। डायरेक्शन लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, राइट। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट होता तो हायर कंसंट्रेशन, ये जो डायरेक्शन है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो जाता अगर यहाँ पर सॉल्वेंट होता इस जगह, राइट। अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हायर टू लोअर, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में लोअर टू हायर। तो कुछ बुक्स में ये दिया है लोअर टू हायर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऐसे दिया, तो आप कंफ्यूज मत होइए किसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है वो देखिएगा। सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अगर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात चल रही है तो सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सिर्फ ऑस्मोसिस का डायरेक्शन हो। अब यहाँ देखिए ये डायग्राम है, ये सॉल्यूशन है यहाँ पर और ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब आप ऐसे समझिए यहाँ पर वाटर फिल है और यहाँ पर सॉल्यूशन में, वाटर में आपने शुगर ऐड कर दी है तो सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ये C1 है और यहाँ पर ये C2 है। तो यहाँ पर जो C1 है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कि यहाँ पर सॉल्यूट है वो शुगर ऐड है, तो C1 जो है वो C2 से बड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। यहाँ पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी तो ज़्यादा होंगे, तो मूवमेंट जो है वो इस तरफ होगा। देखिए सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले डिफ्यूज़न होता है जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये बहुत कम होता है डिफ्यूज़न, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा? अब ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या है? ये जो कंसंट्रेशन है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन होती। क्यों ऐसा, क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर P2 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर। क्योंकि P0 इज इक्वल टू P0 A x से। यहाँ पर P0 जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है यहाँ पर, सिर्फ सॉल्यूट तो है नहीं यहाँ पर, तो P0 A x से होगा। यहाँ पर ये ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर P0 का ज़्यादा होता है। अगर आप इसमें शुगर ऐड कर देंगे, सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वैसे भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, गैस जो है वो कम होगा। कि यहाँ पर जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से कम प्रेशर की डायरेक्शन में होगा।
टू P1 ये डायरेक्शन होगा ऑस्मोसिस का। हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ डायरेक्शन हो। अब जो प्रेशर यहाँ पर डिफ्यूजन की वजह से येलो वाला और जो ब्लू वाला है ये ऑस्मोसिस की वजह से है। अब यहाँ पर इन दोनों को जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट इधर आएगा रिजल्टेंट। तो रेड से दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में आएगा वो, ओवरऑल आएगा इस तरफ। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है C2 टू C1 है, इस तरफ ऑस्मोसिस होगी। तो यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, इसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ये हायर कंसंट्रेशन। तो आप समझ गए डायरेक्शन किसकी तरफ है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। नेट मूवमेंट इसलिए का है क्योंकि यहाँ पर ये डिफ्यूजन की वजह से येलो वाला और ये ऑस्मोसिस की वजह से। डिफ्यूजन की वजह से कम हो रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है, ऑस्मोसिस ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल जो नेट मूवमेंट आएगा वो इस तरफ ही तो आएगा, रेड वाला इस तरफ आएगा, ये ब्लू वाला ज़्यादा है, रिजल्टेंट जो है वो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ नेट मूवमेंट आ रहा है ऑस्मोसिस, समझ है ये है। और ये जो बीच में जो है क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, तो बीच में मेम्ब्रेन बनी हुई है, लेयर बनी हुई है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है द मिनिमम प्रेशर which must be applied to the solution side to prevent osmosis। सॉल्यूशन साइड में हम प्रेशर को एक्सर्ट करवा रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस प्रेशर से ऑस्मोसिस जो है वो हमारी प्रिवेंट हो जाए, स्टॉप हो जाए। ऑस्मोसिस जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का वो बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसको आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको भी डिटेल में समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले आप SPM के बारे में समझ लीजिए। SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होती है। तो दो तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है नेचर में मिलती है, एक तो नेचुरल मिलती है। नेचुरल कहाँ मिलेगी, सेल वॉल होती है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है, सेल्स होती है, सेल वॉल होती है। एनिमल में तो सेल वॉल मिलेगी नहीं, एनिमल सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट में सेल वॉल होती है, वो SPM का वर्ग करती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है एनिमल में। अब यहाँ पर प्लांट हाइट मतलब छाल, प्लांट की जो छाल होती है पेड़ की, वो भी एक तरह की SPM है, ये नेचुरल है। यहाँ पर सिंथेटिक SPM कौन सी है, सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई होती है। सेकंड कौन सी है, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये क्या है, SPM है, इन दोनों से बनी हुई सिंथेटिक है। ये क्वेश्चन जा चुका है, PYQ आ चुकी है, तो आप इसको याद रखिएगा। सिंथेटिक SPM किससे बनती है, सेलुलोज एसीटेट से। सेकंड कॉपर फेरोसाइनाइड, राइट। फॉर्मूला ये CU2FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये एक बीकर है, ये आपने ये वाला डायग्राम अपनी NCERT में देखा होगा, जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी में देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। एक बार और समझ लीजिए, ये क्या है, ये फनल है, ये जो उल्टी है। एक बीकर में हमने पानी ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, उसमें फनल जो है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बांध के उसमें उल्टा करके लटका दिया, और फनल के अंदर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन। फनल के अंदर सॉल्यूशन है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी करके देख सकते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये वाली है, को बांध दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यहाँ पर, और यहाँ पर बीकर में सॉल्वेंट है, वाटर है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन भरा हुआ है फनल में, तो अगर सॉल्यूशन ले लीजिए। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P0 है। सॉल्यूशन का क्या है प्रेशर, यहाँ पर सॉल्यूशन का है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, इसका प्रेशर होगा P0। यहाँ पर ये गलत हो गया है, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये P0 है, और यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, PS है। और जो P0 है वो ग्रेटर देन है PS। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, अभी बताया हमने। और प्रीवियस लेक्चर में हम आपको यही बताते हुए आ रहे हैं, आप समझ गए हैं ये कि यहाँ पर ये PS है और ये P0 है। तो यहाँ पर
जब आपने फनल को उल्टा लटकाया तो इसमें सॉल्यूशन फिल था, सॉल्यूशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, थोड़ा बहुत कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर क्या होगा, जो ये वाटर है, ये वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन यहाँ पर लो है, कंसंट्रेशन कैसी है, लो है, और यहाँ पर इसमें हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, लो टू हाई कंसंट्रेशन। और वैसे भी यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा ही है, वेपर प्रेशर पी नॉट यस है, तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा, डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल, तो ये मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इस तरफ, अब जो रिजल्टेंट आएगा ओवरऑल आएगा नेट मूवमेंट, इसका सॉल्वेंट पार्टिकल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वो इस तरफ आएगा नेट मूवमेंट। तो ये मूवमेंट कहाँ है, कंसंट्रेशन जो है वो लोअर कंसंट्रेशन तो हायर कंसंट्रेशन, इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में आप बात कर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होगा। जब भी बात होगी पेंट की तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का नहीं होगा। ठीक है आप, अब यहाँ देखिए, ये वाला डायग्राम हमने आपको समझाया था, नॉर्मल ऑस्मोसिस चल रही थी, इस डायरेक्शन में C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर C2 की कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस, जो डिफ्यूज़न होगा कम होगा, डिफ्यूज़न वो इस तरफ होगा, और ऑस्मोसिस जो है वो ज़्यादा इस तरफ होगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और यहाँ पर ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है। तो ओवरऑल जो ऑस्मोसिस हो रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस तरफ हो रहा है डिफ्यूज़न, और ये ऑस्मोसिस इस तरफ ज़्यादा हो रही है, तो इसका आप माइनस करेंगे, रिजल्टेंट लेंगे, तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर यहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ये मूवमेंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करेंगे, अगर हम दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल कर दें तो ऑस्मोसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ऑस्मोसिस का रीज़न क्या है, हायर प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस हो रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हायर टू लोअर प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम प्रेशर को इक्वल करते हैं तो हमारी ऑस्मोसिस होगी, नहीं होगी। हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, यहाँ पर ये पिस्टन है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो गई। तो पी एक्सटर्नल कितना लगाया, यहाँ पर ये पी एक्सटर्नल लगाया इस तरफ, इस डायरेक्शन में, इधर नहीं लगाना, इधर ही तो हो रही है, इस साइड इधर हो रही है, तो इधर ही प्रेशर लगाना है आपको, पी एक्सटर्नल प्लस A1, इतना प्रेशर यहाँ लग गया, वो किसके इक्वल हो गया, P2 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए पी एक्सटर्नल प्लस P1 किसके इक्वल होगा, P2 के इक्वल। तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर आया, P2 माइनस P1, और पी एक्सटर्नल को आप क्या कहेंगे, जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर रहा है प्रेशर, उसको आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, कैसे डिनोट करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, ये इक्वल। इस तरह आप समझ गए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अब देखिए एक नोट है यहाँ पर, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बोथ साइड होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो बोथ साइड होता है, इधर भी हो रहा था, इधर भी हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूवमेंट, लेकिन अनइक्वल रेट से हो रहा है, इधर कम हो रहा है, इधर ज़्यादा हो रहा है, तभी तो नेट मूवमेंट आ रहा है इस तरफ बिटवीन द सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, सॉल्यूशन P2 का। समझ गए आप पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ये है पूरा। तो यहाँ पर ये PyQ बन चुका है, ये अनइक्वल रेट से मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दोनों साइड होगा, एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ होगा अनइक्वल रेट से। यहाँ देखिए आप, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर ये टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी एंड टी के टेम्परेचर के। तो यहाँ पर वन टॉप इक्वेशन आ रही है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इस तरह वन टॉप इक्वेशन बन जाती है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। राइट, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है या मोलरिटी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है कंसंट्रेशन और मोलरिटी का। तो यहाँ देखिए पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एटीएम में मिल सकता है आपको, बार में भी मिल सकता है। एटीएम और बार जो है वो क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रखेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं है एटीएम और बार में। कंसंट्रेशन जो है वो मोलरिटी, मोल पर लीटर या मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर ये आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप रखेंगे 0.082। अगर आप कैलकुलेशन इजी करना चाहते हैं तो आप क्या वैल्यू रखेंगे 1/12 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, इसकी यूनिट है 1/12 रखेंगे, तो इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो थर्ड है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पर पाई 1 और पाई 2 दोनों ही सेम होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C1 C2 है। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई 1 एंड पाई 2 है, तो दो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं दोनों की। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 दोनों का सेम है, पाई 1 और पाई 2 दोनों ही सेम है, तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पाई 1 ज़्यादा है, मतलब पाई 1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C1 इज ग्रेटर देन C2, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। और थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, C2 इज ग्रेटर देन C1, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। ओके, तो ये क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए पाई जो है वो सी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर और टी कांस्टेंट है, इसलिए अगर पाई ज़्यादा होगा तो सी भी ज़्यादा होगी, पाई ज़्यादा सी भी ज़्यादा होगा। इस तरह अगर पाई 1 ज़्यादा है तो C1 ज़्यादा है, पाई 2 ज़्यादा है तो C2 ज़्यादा है। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जो किशमिश होती है आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दीजिए, क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखिए तो क्या होगा, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। अभी यहाँ पर देखिए, सपोज ये सॉल्यूशन है, इसमें आपने किशमिश रख दी है, सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये आपका। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है किशमिश के अंदर का वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। तो जो वाटर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो इस साइड ज़्यादा होंगे, इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इधर से इधर आएगा पानी अंदर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो आपको किशमिश है वो सेलअप हो जाती है, फूल जाती है। और अगर आप इसको हाइपरटोनिक में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो किशमिश होगी उसके अंदर से जो उसका सैप होगा, किशमिश का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर का वो बाहर निकल आएगा, इसका मतलब वो सिकुड़ जाएगी किशमिश। आप किशमिश को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, सपोज बाहर का सॉल्यूशन और किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों को ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, तो क्या होगा, ना ही तो आपकी किशमिश श्रिंक होगी और ना ही सेलअप होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर नोट क्या है, 0.91% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विथ ब्लड। ब्लड के साथ इतनी कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। कॉल्ड सेलाइन, क्या कहलाता है ऐसा सॉल्यूशन, सेलाइन कहलाता है। सेलाइन इज यूज टू मेक इंट्रावीनस इंजेक्शन, इसका यूज क्या है, इसको हम किस यूज में लेते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन बनाने में सेलाइन का यूज करते हैं। सेलाइन है क्या, 0.91% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पेनिसिलिन, ये है। ऐसा यूज करते क्यों, आइसोटोनिक लेते क्यों है ब्लड के साथ, है ना, क्यों लेते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी होता है। अगर हम
इंट्रावीनस इंजेक्शन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं लेंगे जो ब्लड के साथ जिसकी कंसंट्रेशन मैच नहीं कर रही, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आरबीसी जो है अगर यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है आइसो के अलावा, हाइपोटोनिक है तो वाटर इसके अंदर चला जाएगा, आरबीसी जो है फूल के फट जाएगी, स्वेलअप होकर फट जाएगी, तो इसलिए तो हमें दिक्कत होगी ना, तबीयत खराब हो जाएगी, आरबीसी ऑक्सीजन कैरियर है, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम इंट्रावीनस इंजेक्शन को आइसोटोनिक लेते हैं। आइसोटोनिक मतलब सेलाइन सॉल्यूशन का बना हुआ होता है, इसमें 0.91% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल कौन सी है जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रोटीन है, शुगर है, ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स है। बाई ऑस्मोसिस प्रोसेस इसका जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे आप ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। मैंने आपको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए RLVP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बताया है मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जो बायोमॉलिक्यूल्स है जो नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन और शुगर को आप कैसे इनका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस जो है वो रूम टेम्परेचर पे होती है। अगर बायोमॉलिक्यूल का अगर आप ऑस्मोसिस के थ्रू मोलर मास कैलकुलेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोटीन है, इसका कोई डीनेचुरेशन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो नेचर जाएगी, शुगर वगैरह ये भी खराब हो जाएगी बायोमॉलिक्यूल्स, तो इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अदर कोई केमिकल सब्सटेंस है जो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है, तो आप RLV, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन पॉइंट का तरीका मैंने आपको बताया मोलर मास कैलकुलेट करने का, उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस करना पड़ेगी बायोमॉलिक्यूल केस। क्यों करना पड़ेगी आप समझ गए, नीट वाले तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रोटीन और शुगर ये बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएंगे, ये सब खराब हो जाते हैं बायोमॉलिक्यूल। क्वेश्चन देखिए, विच CP इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज। कौन सी CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट है इससे, सॉल्वेंट की नेचर से। आपको पता है जो डेल्टा TB है इसके फॉर्मूले में क्या आता है, Kb/m। Kb जो है वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग, सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू अलग अलग है, ये तो इंडिपेंडेंट होगा नहीं। यहाँ पर ये RLVP P0 - Ps अपॉन P0, यहाँ पर जो P0 है वो भी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और जो है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग मिलेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रैक्शन ही अलग अलग होता है मॉलिक्यूल। बॉन्ड वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ये देखिए डेल्टा TF, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का Kf/m। Kf जो है ये भी प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kf की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अब यहाँ पर जो पाई है वो क्या है, CRT होती है इसका फॉर्मूला, ये यहाँ पर मोलरिटी है, ये कंसंट्रेशन है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये डिपेंड नहीं कर, ये इंडिपेंडेंट है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5.25% सॉल्यूशन, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद अ 1.5% solution of urea in the same solvent if the density of both the solution is equal to 1 gram per centimeter cube. Molar mass of the substance will be, मोलर मास आपसे पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है सब्सटेंस का, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ नहीं दिया, अगर आपको मोलरिटी पूछी गई होती तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया तो हम वेट बाई वेट परसेंटेज मानते, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो हम इसको क्या एज्यूम करके चलेंगे, वेट बाई वॉल्यूम एज्यूम करके चलेंगे इसको, इस वैल्यू को। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, वेट बाई वॉल्यूम के लिए मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाई वेट
के लिए डेंसिटी यूज करते हैं। वेट बाई वॉल्यूम जो है उसके लिए आप कुछ यूज नहीं करेंगे, 10 डेंसिटी यहाँ पर यूज नहीं होगी। और यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ये आ गया। अब यहाँ से मोलरिटी आप निकालेंगे तो वेट बाई वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 5.25 इंटू यहाँ पर 10 है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पर, सबस्टेंस का हमको पता नहीं है। अब ये आपको मिल गया M1, सबस्टेंस का निकाल देते हैं। ये मोलरिटी आपको सबस्टेंस की मिल गई। अब मोलरिटी आप किसकी निकाल रहे हैं यहाँ पर, यूरिया की। तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये 1.5 इंटू 10 अपॉन मोलर मास कितना होता है यूरिया का 60। फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। मोलर मास निकल के आएगा 6 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए 60 है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये तो यहाँ पर आएगा 1/4, ये निकल के आए यूरिया के लिए। अब देखिए हमने मोलरिटी निकाली क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हमें पता है π1 = π2 है, ये तो हमें पता है π1 = π2। अब यहाँ पर देखिए π1 = π2 है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर C1R T = C2R T यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये गैस कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब C1 = C2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक बात और बताऊंगी, चलिए आगे बताएंगे, वाटर फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तब। तो यहाँ पर C1 = C2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन या मोलरिटी बात एक ही है। यहाँ पर अगर इसकी जगह M1 = M2 रखते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, M1 = M2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर M1 कितना है 5.5 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट = 1/4। ओके, अब यहाँ पर MS = 5.25 10 4। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, 210 ग्राम पर मोल आएगा, 210 ग्राम पर ये मोलर मास निकल के आएगा। यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। देखिए ये आप टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे वन डॉट फैक्टर की नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे उनको भी वो भी नॉलेज गेन कर सके। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।